हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की सामान्य हिंदी भाषा कौशल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज इकाई 7 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 7 हिंदी भाषा रचना कौशल, संक्षेपण, पल्लवन और पारिभाषिक शब्दावली। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। किसी गद्यांश अथवा पद्यांश के मूल पाठ या भावार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे लगभग 1/3 शब्दों में लिखना सार लेखन अथवा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। यह संक्षेप में इस तरह होना चाहिए कि अनुच्छेद की मूल भावना खंडित न हो। संक्षेपण की आवश्यकता मनुष्य के आज के व्यस्ततम जीवन में समयाभाव के कारण उत्पन्न हुई है। विस्तृत विवरणों के स्थान पर संक्षिप्त लेखन जीवन की आवश्यकता हो गई है। इसलिए संक्षेपण लेखन की ऐसी शैली है जिसमें कम समय और श्रम में सार गर्भित सभी प्राय लेखन के साथ अनावश्यक वर्णन से बचा जा सकता है। संक्षिप्तीकरण से संबंधित सामान्य नियम। संक्षिप्तीकरण मूलतः अनुच्छेद के भावार्थ का स्वतः पूर्ण पाठ होता है। इसलिए संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। 2. संक्षिप्तीकरण मूल पाठ का लगभग 1/3 सार संक्षेप होता है। इसलिए पाठ की मौलिकता को खंडित किए बिना कम शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। 3. संक्षिप्तीकरण मौलिक रचना को ही कम शब्दों में लिखने की शैली होने के कारण उसमें प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल पाठ के अनुरूप कम शब्दों में अधिक विवरण व तथ्यों को समेटा जा सके। संक्षिप्तीकरण में गागर में सागर भरने की उक्ति सार्थक होती है। अतः भाषा की सामासिकता के साथ भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण तथा स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी अनुच्छेद अथवा पाठ का संक्षिप्तम रूप उसका शीर्षक ही होता है तथा वही उस पाठ का सार संकेतक है, जिससे पाठक उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान कर सकता है। अतः शीर्षक पाठ का केंद्रीय भाव प्रकट करने वाला, संक्षिप्त तथा आकर्षक होना चाहिए। संक्षिप्तीकरण में वाक्यों को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन कर उन्हें सरल व सुबोध बनाया जाना चाहिए। संक्षिप्तीकरण को सार संक्षेप, सार संक्षेप, सारांश अथवा संक्षेपण भी कहा जाता है। भाव विस्तार, पल्लवन, वृद्धिकरण। भाव विस्तार, विस्तार लेखन, पल्लवन, वृद्धिकरण अथवा संवर्धन का आशय किसी संक्षिप्त गूढ़ पंक्ति, काव्य सूक्ति, गद्य सूक्ति अथवा विचार सूक्ति की विस्तार पूर्वक सोदाहरण विवेचना करने से है, जिसमें लेखक सामान्य पाठक के लिए उस सूक्ति की विस्तृत बातों को बोधगम्य बनाता है। यद्यपि उस काव्य सूक्ति या गद्य सूक्ति में छिपा हुआ अर्थ विस्तार पाठक को संकेत तो करता है, किंतु पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, जिसे लेखक खोलकर प्रकट करता है। वास्तव में संक्षिप्तीकरण की गागर में सागर भरने की उक्ति के विपरीत वृद्धिकरण या पल्लवन में गागर में भरे उस सागर को बाहर निकालकर पूरे प्रवाह के साथ पाठक के सामने प्रकट करना होता पाठक के सामने प्रकट करना होता है। भाव विस्तार की सामान्य नियम। भाव विस्तार अथवा वृद्धिकरण में किसी निष्कर्ष वाक्य या सूक्ति वाक्य से संबंधित विचारों अथवा भावों को प्रस्तुत किया जाता है। अतः उस शीर्षक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना व समझना चाहिए। उक्ति अथवा कथन के आशय को प्रकट करने वाले दूसरे तथ्यों को विस्तारपूर्वक प्रकट करना चाहिए।
केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने वाले समकक्ष उदाहरणों तथा अन्य विद्वानों के कथन से आशय की पुष्टि करना चाहिए। वृद्धिकरण की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। भाव विस्तार के शब्दों के अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं होती और न ही अनावश्यक तथा विषय से असंगत तथ्यों को देना चाहिए। वृद्धिकरण अन्य पुरुष शैली में करना चाहिए। उत्तम पुरुष शैली में मैं यह मानता हूँ, मेरी राय में ऐसा है आदि में नहीं। वाक्य छोटे हो, आलंकारिक तथा सामासिक शैलियों से बचा जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं पारिभाषिक शब्दावली की ओर। सरकारी कामकाज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो, जिनके दोनों भाषा रूप को जान सके। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में हैं। एन्युअल वार्षिक, ऑटोनोमी स्वायत्तता, अरेस्ट बंदी बनाना, गिरफ्तार। ऑटोनोमस स्वायत्त शासी। आर्टिकल अनुच्छेद, अपॉइंटमेंट नियुक्ति। असेंबली सभा। एजेंसी अभिकरण। एडॉप्शन स्वीकार करना या दत्तक। अलॉट आवंटन। एक्यूज्ड अभियुक्त। एक्ट अधिनियम। एजेंट अभिकर्ता। एलिगेशन आरोप मताधिकार। एलोवेंस भत्ता। एडॉक तदर्थ। अप्रूव अनुमोदन करना। एड्यूलटरेशन महाधिवक्ता संलग्न। एडवोकेट जनरल विधायिक। एप्लीकेशन आवेदन पत्र। ये यहाँ था, शायद एडवोकेट ही था, वो विधायिक ये होगा शायद। जनरल अपेंडेंट संलग्न। एलोकेशन बंटवारा आवंटन। एडजर्नमेंट स्थगन। लेगिस्लेचर व्यवस्थापक। एलियन अन्य देशीय। युक्सिलरी सहायक। बिल विधेयक। बॉडी निकाय। बेल जमानत। ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण। बोनस लाभांश। बॉन्ड बंधपत्र। कॉन्साइंस अंतःकरण। कॉन्सेंट सम्मति। कॉन्जुअल वाणिज्य दूत। कॉन्सेक्वेंटियल आनुषंगिक। डिसेंट विमति। डिवोर्स विवाह विच्छेद। डायलिंग लेना देना व्यवहार। ड्यूटी कर्तव्य शुल्क। डोमिसिल अधिवास। ड्यूटी स्टैंप मुद्रांक शुल्क। डेबिट वकलन। डेप्ट ऋण। डिसीजन विनिश्चय फैसला। डिक्लेरेशन घोषणा। डिक्री आज्ञप्ति। डीड विलेख। डोमिसिल्ड अधिवासी। डिविडेंड लाभांश। डिफेमेशन मानहानि। डेलिमिनेशन पीरिसीमन। डिसमिस पदच्युत करना। डिस्क्रिमिनेशन विभेद। डिस्क्रिएशन स्वविवेक। डिसिप्लिन अनुशासन। डायरेक्शन निर्देश। इक्विलिटी समता। इस्टेट्स संपदा। एक्सपेंडिट्यूर व्यय। एविडेंस साक्ष्य।
एक्स ऑफिसियो पदेन एजुकेशन शिक्षा, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेशी मामले, इलेक्ट निर्वाचन, इलेक्शन निर्वाचन, एलिजिबिलिटी पात्रता, एलिजिबल पात्र होना, एमरजेंसी आपात, इमिग्रेशन उत्प्रवास, एमोलूमेंट्स उपलब्धियां, एंडोर्सेट अंकित पृष्ठांकित, फॉरबिड निषेध, फेयर किराया भाड़ा, फ्रंटायर्स सीमांत, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक, फॉर्म प्रपत्र, ग्रांट अनुदान, गवर्नर राज्यपाल, गजेटेड सूचना पत्र, गार्डियन या गार्जियन संरक्षण, संरक्षक गारंटी प्रत्याभूति, ग्रेचुइटी उपदान, ऑनोरियम मानदेय, हाबीज कॉर्प्स बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंक्वायरी जांच परिप्रश्न, इनवैलिड अमान्य, इंस्पेक्शन निरीक्षण जांच, इलीगल अवैध, इश्यू वाद मामला, इम्प्रूवमेंट सुधार प्रन्यास, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ट्रस्ट, इन्फेक्शियस संक्रामक, इंसॉल्वेंसी दिवाला, जुडिशियल पावर न्यायिक अधिकार, जुडिशरी न्यायपालिका, जजमेंट निर्णय, जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार, लिवलीहुड स्वाधीनता जीविका, लुकअप उपबंदी खाना, लॉकअप, लीगल विधि संस्कृति कानूनी, लोकल बॉडी स्थानीय निकाय, लेजिस्लेचर विधानमंडल, माइनर अवयस्क, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग, मिसबिहेवियर कदाचार, मेमोरियल प्रवचन स्मारक, मोरालिटी सदाचार, म्युनिसिपल नगर नियम उच्च होगा शायद, मेजर वयस्क, मेजोरिटी बहुमत, मेमोरेंडम ज्ञापन, नेविगेशन नो परिवहन, नोटिफिकेशन अधिसूचना, नॉमिनेट नाम निर्देश मनोनीत करना, ऑब्लिगेशन आभार, ऑनर स्वामी, ऑडियंस अध्यादेश, परमिशन अनुज्ञा, पेनल्टी शास्ति, पेंशन सेवानिवृत्ति, पब्लिक हेल्थ लोक स्वास्थ्य, पब्लिकेशन प्रकाशन, प्रोरोक्व सत्रावसान, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अधिष्ठता, प्रोपोर्शनल अनुपाती प्रोपोर्शनल, प्रिजनर काराबंदी, प्रोमुलगेट प्रख्यापन करना, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक, रिलेवेंसी सुसंगति, स्पीकर अध्यक्ष, स्टाफ कर्मचारी, समन आह्वान, सबोर्डिनेट अधीनस्थ अधिकारी, सॉवरेन संप्रभु, स्टाम्प ड्यूटीज मुद्रांक शुल्क, सेंटेंस दंडादेश, सिक्योरिटी प्रतिभूति, टोल टैक्स पथकर, टेरिटरी राज्य क्षेत्र, टेनर पदावधि, ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण, ट्राइब जनजाति, टेरिटोरियल जल प्रांगण, यूनियन संघ, यूनिटी एकता, वियोलेशन अतिक्रमण, वैलिडिटी मान्यता, वारंट अधिपत्र, विल इच्छा पत्र वसीयत। अब हम बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर, जिसके साथ उनके उत्तर भी दिए हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला,
एडजॉर्नमेंट पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी अनुवाद है स्थगन। रिक्त स्थान में लेखक या कवि अपने विचार कल्पना से सूत्र वाक्य को पोषित करता है। पल्लवन, पल्लवन में लेखक या कवि अपने विचार कल्पना से सूत्र वाक्य को पोषित करता है। भाव पल्लवन में मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को रिक्त स्थान से समझाया जाता है विस्तार से। निम्न में से लघु निबंध की संज्ञा दी जाती है। पल्लवन, पल्लवन को किन अन्य नामों से जाना जाता है? भाव विस्तार, वृद्धिकरण, संवर्धन। इन तीनों नामों और पल्लवन को ही इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। पल्लवन किसके विपरीत प्रक्रिया है? संक्षिप्तीकरण। वृद्धिकरण किस शैली में किया जाना चाहिए? अन्य पुरुष शैली में। पल्लवन व संक्षेपण में सही अंतर है। पल्लवन में शीर्षक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संक्षेपण में शीर्षक देना जरूरी है। पल्लवन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रसिद्ध वाक्य, सूक्ति व लोकोक्ति का। प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है? ऑथेंटिकेशन अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। अनुग्रह। निम्न क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही अर्थ समकक्ष शब्द नहीं लिखा है। एक्स ऑफिसियो पूर्व पदाधिकारी। VISA वीसा के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है पारपत्र। संक्षेपण की शुरुआत तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक उसका भावार्थ ठीक से न समझ आ जाए। इनमें से कौन संक्षेपण का गुण नहीं है? वाक्पुटता। सामान्यतः सारांश मूल लेख का कितना होना चाहिए? 1/3। संक्षेपण किस पुरुष में लिखा जाना चाहिए? अन्य पुरुष। संक्षेपण के संदर्भ में सही कथन बताइए। यह मूल अनुच्छेद का भावार्थ होता है। संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। संक्षेपण की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण के अन्य नाम हैं संक्षेप तथा संक्षेपण, सार तथा सारांश और सार संक्षेप। संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए संक्षिप्त, आकर्षक, केंद्रीय भाव प्रकट करने वाला। डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है संवितरण प्राधिकारी। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबद्ध नहीं है? अस्थायी नियुक्ति। इनमें से किस शब्द का अर्थ एंडोर्समेंट से संबंध नहीं है? भुगतान। डिस्क्रेशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है विवेकाधिकार। एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है योग्यता। एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है शैक्षणिक। अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है जवाबदेही। ऑनरेरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है अवैतनिक। प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है परिवीक्षा। किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? ऑनरेरी मानदेय।
इनिटियल्स शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है लघु हस्ताक्षर। ह्यूमैनिटेरियन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है मानवीय। ग्रांट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अनुदान। डेप्यूटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्रतिनियुक्ति। कॉन्टिंजेंसियंस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है आकस्मिक व्यय। सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थी है अधीनस्थ। संचालन लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है ट्रांसैक्शन। ग्रेच्युटी का हिंदी समकक्ष शब्द है आंतोषिक। काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है परिषद। गजेटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है राजपत्र। एनिसिपेटेड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रत्याशित। कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है मंत्रिमंडल। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है सीनियर कनिष्ठ। बढ़ते हैं आगे। प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में है अभियोग चलाना। सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। केस फायर के लिए हिंदी शब्द है युद्ध विराम। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है ज्ञापन। इनमें से किस विकल्प में एडजॉर्न का समानार्थक शब्द है स्थगित करना। लाइसेंस का समानार्थक शब्द है अनुज्ञप्ति। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है एंटेसेडेंस दुर्घटना। मस्टर रोल का अर्थ है उपस्थिति पंजिका। नेचुरल जस्टिस का आशय है नैसर्गिक न्याय। सुपरएन्यूएशन का अर्थ है अधिवार्षिकी। अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है अनअवॉइडेबल। एजेंडा का हिंदी पर्याय है कार्यसूची। ऑनरेरियम का अर्थ है मानदेय। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है ड्राफ्ट। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है एक्सचेकर राजकोष। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है एडहोक तदार्थ। संस्तुति शब्द का अर्थ द्योतक पारिभाषिक शब्द है रिकमेंडेशन। वेंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है विक्रेता। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है एक्सपेंडाइट। ऑथराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है प्राधिकार देना। ऑटोनोमस के लिए पारिभाषिक शब्द है स्वायत्त। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है प्रशासन। कॉन्वेंट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है संयोजन। मौलिक या आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक
अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? फंडामेंटल। स्टैट्यूटोरी का अर्थ इनमें से कौन सा है? संविधिक। अर्नेस्ट मनी का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा है? बयाना। जुडिशियल शब्द के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द है न्यायिक। निम्न में से प्रतिपूर्ण का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है? रेइम्बर्समेंट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? एंडोर्स, अनुमोदित। बलोट का सही हिंदी शब्द है? मतपत्र। ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है? अधिकारी तंत्र। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है? कार्यव्रत। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है? रिक्ति। साक्ष्य या गवाही के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है? एविडेंस। अंग्रेजी के पदम पद के लिए हिंदी में उपयुक्त पद है? अनिश्चित काल के लिए कानूनी प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है? लीगल प्रोसेस। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है? योग्यता आरेख। इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है? उत्तरदायी। नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक है? अकृत और शून्य। कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? सामर्थ्य सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? पोलिंग, मतदान। डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं होता है? प्रत्याख्यान। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? विसंगति। हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द प्रयोग होगा? कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंशियल। विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है? कानाफूसी या फुसफुसाना। प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द उपयुक्त है? मोशन। राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा? एक्सचेकर। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? जुवेनाइल ऑफेंडर, किशोरी अपराधी। सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? प्रिफरेंस, प्राथमिकता। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण। सही पारिभाषिक शब्द है? रिकमांडेड, संस्तुत। नगदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द होगा? हार्ड कैश। बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थी शब्द है? जमानत। प्लेन शब्द के लिए हिंदी शब्द है? योजना। किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? प्रोविडेंट फंड, वेतन विधि। भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा? रिलीव। निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा? रिवोक।
टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। पथ कर, विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। बिल, कमीशन, एप्रोप्रिएशन। बढ़ते हैं अगली इकाई की ओर। इकाई 8 व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र। पत्र व्यवहार से समाज के अनेक क्षेत्रों का विविध प्रकार से विकास संभव हो सका। पत्र का महत्व इस बात को लेकर भी अधिक है कि इसके द्वारा वे बातें भी जो हम संकोच या अन्य कारणों से मुंह से बोलकर नहीं कह सकते, उन्हें भी पत्रों द्वारा अधिक आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से प्रकट कर सकते हैं। पत्रों के प्रकार। समस्त प्रकार के पत्रों को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अ, व्यक्तिगत पत्र। ब, सामाजिक पत्र। स, व्यावसायिक पत्र। और द, सरकारी पत्र। अ, व्यक्तिगत पत्र व्यक्तिगत संबंधों को आधार बनाकर लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र परिवार के सदस्यों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। जिनको यह पत्र लिखे जाते हैं उनसे आत्मीय संबंध होने से इन पत्रों में किसी भी प्रकार की औपचारिकताओं को निभाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, निजी या व्यक्तिगत पत्र। माता पिता, भाई बहन, अन्य संबंधी व मित्रों आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वे निजी या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। इनमें पत्र लेखक अपनी निजी अनुभूतियों या भावनाओं को इस रूप में व्यक्त करता है कि वह पत्र पाने वाली निजी संविदाओं का स्पर्श कर सके। व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। दैनिक जीवन में लोग व्यक्तिगत पत्र लिखते समय जिन बातों का निर्वाह किया करते हैं उनको इन बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला, पत्र लिखने वाले का पता, तारीख लिखना, संबोधन, अभिवादन, पत्र का प्रारंभ, कुशलता सूचक शब्दों के उल्लेख के पश्चात पत्र पाने की सूचना, आपका पत्र प्राप्त हुआ, जिसे वाक्यों से करते हुए स्वयं को प्राप्त पत्र का हवाला आदि दिया जाता है। पत्र का मूल विषय, पत्र लेखक के हस्ताक्षर और पत्र में छूटी हुई बातों का लेखन। पत्र लिखा जाते हैं। पत्र लिखने में सबसे पहले आता है पत्र लिखने वाले का पता, ठीक है। उसके बाद आता है तारीख को लिखना। उसके बाद संबोधन, संबोधन कैसे, जैसे प्रिय वगैरह, ठीक है। अभिवादन, कोई माता पिता है तो आदरणीय, पूजनीय पिताजी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। फिर पत्र का प्रारंभ करना, कुशलता सूचक शब्दों के उल्लेख, मतलब कुशलता सूचक शब्दों का प्रयोग करना, अर्थात मैं कुशल हूँ, उम्मीद है आप भी कुशल होंगे, ठीक है, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में जो भी लिखा था, जो प्राप्त पत्र में जो भी लिखा था उसका हवाला दिया जाता है। फिर पत्र का मूल विषय जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर पत्र लेखक के हस्ताक्षर, लास्ट में नीचे की तरफ आपको हस्ताक्षर करने हैं और पत्र में छूटी हुई बातों का लेखन करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र समाज में विविध प्रयोजनों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को इस वर्ग में रखा जा सकता है। इन पत्रों में जहां एक और व्यक्तिगत पत्रों के समान निजता रह जाती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक शिष्टाचारों को निभाने की औपचारिकता भी निभाई जाती है। इसी कारण विषय के अनुरूप इनमें से प्रत्येक को लिखने का ढंग अलग अलग प्रकार का होता है। पहला, आवेदन पत्र। दूसरा, शिकायती पत्र। तीसरा, बधाई पत्र। चौथा, धन्यवाद पत्र।
5. शोक संदेश। 6. शोक प्रस्ताव। 7. संवेदना पत्र। 8. निमंत्रण पत्र। 9. सम्मान पत्र। 10. अभिनंदन पत्र। अभी हमने जिन पत्रों का पीछे पढ़ा नाम, उनका विस्तार यहाँ देखते हैं। आवेदन पत्र किसी विभाग के प्रधान अधिकारी को, हेड ऑफिसर को किसी प्रकार की अनुमति, स्वीकृति या सुविधा प्राप्त करने के लिए लिखे जाने वाले पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं। दूसरा, प्रार्थना पत्र किसी अधिकारी को प्रार्थना करने हेतु लिखा गया पत्र प्रार्थना पत्र कहलाता है। तीसरा, सम्मान पत्र समाज के किसी भी क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को संस्था द्वारा सम्मान किया जाता है, तब उसे सम्मान पत्र प्रस्तुत किया जाता है। 4. शिकायती पत्र लोकतंत्र व्यवस्था में देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी कठिनाइयों अथवा शिकायतें प्रकट करने का अधिकार है। इन पत्रों में किसी सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा विभाग के कार्यों में की जा रही लापरवाहियों के कारण आम नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों की ओर उन विभागों के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 5. बधाई पत्र अपने किसी परिचित या संबंधी के जीवन में, परीक्षा में सफलता, पुत्र जन्म, विवाह और अन्य खुशियों के अवसर पर दी जाने वाली बधाई को लेकर लिखा जाने वाला पत्र बधाई पत्र कहलाता है। फिर आता है धन्यवाद पत्र। बधाई पत्र के जवाब के रूप में लिखा जाने वाला पत्र धन्यवाद पत्र कहलाता है। शोक संदेश घर परिवार में किसी का आकस्मिक निधन हो जाने पर संबंधियों, मित्रों, परिजनों, हितैषियों को इस शोक की सूचना देने वाले पत्र को शोक संदेश कहा जाता है। 8. शोक प्रस्ताव किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के निधन पर किसी संस्था के द्वारा प्रकट की जाने वाली शोक श्रद्धांजलि को एक प्रस्ताव के द्वारा प्रकट किया जाता है। शोक प्रस्ताव एक व्यक्ति की ओर से नहीं वरन समूची संस्था के सदस्यों द्वारा प्रकट किया जाने वाला प्रस्ताव होता है। 9. संवेदना पत्र शोक पत्रों के जवाब में शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे संवेदना पत्र कहते हैं। 10. निमंत्रण पत्र घर में किसी प्रकार के खुशी के अवसर पर अथवा किसी सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी समारोह के लिए विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रित किया जाता है। इस हेतु लिखे गए पत्र को निमंत्रण पत्र कहा जाता है। व्यावसायिक पत्र अथवा व्यापारिक पत्र व्यापार एवं व्यवसाय की उन्नति के लिए प्रत्येक व्यापारिक संस्थान को दूसरे व्यापारियों, व्यापारिक संस्थाओं से विविध प्रकार से पत्राचार करना पड़ता है। इन पत्रों के लिखने का ढंग पूर्णतः सुनिश्चित रहता है। इन पत्रों के प्रारूप को इन बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला, लेटर हेड पत्र शीर्ष। दूसरा, क्रमांक व दिनांक। तीसरा, 3 पत्र पाने वाले का नाम व पता। 4 संबोधन। 5 मूल विषय। 6 पत्र की समाप्ति। पत्र को समाप्त कर नीचे पत्र के दाहिनी ओर भवदीय शब्द लिखा जाता है। 7 हस्ताक्षर और 8 संलग्न। सरकारी पत्र सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाले पत्रों को सरकारी पत्र कहते हैं। पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषिती। संवेदना पत्र सामाजिक पत्र का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए
मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? वैयक्तिक पत्र। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र। संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है जिला अधिकारी को। इनमें से कौन सा सरकारी पत्र लेखन के अंतर्गत नहीं आता? स्मारक। पत्र के प्रकार हैं व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र व सरकारी पत्र। ये चारों व्यक्तिगत संबंधों का आधार बनाकर लिखे गए पत्र जो अनौपचारिक होते हैं कहलाते हैं व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं माता पिता, मित्र, भाई बहन, संबंधियों को आदि, इन सभी को। व्यक्तिगत पत्र का महत्व है सांस्कृतिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। व्यक्तिगत पत्र लिखते समय जिन बातों का निर्वाह किया जाता है वह है पत्र लिखने वाले का पता, तारीख लिखना, संबोधन, और बताया था आपको समाज में विविध प्रयोजनों के लिए लिखे जाने वाले पत्र किस प्रकार के होंगे? सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र के प्रकार हैं आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, बधाई पत्र आदि। 16. औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? अभिवादन। कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। यह पत्र किस वर्ग में आएगा? आवेदन पत्र। पत्र लेखन में अभिवादन सूचक शब्द नहीं है। प्रिय। किसी विभाग के प्रधान अधिकारी को किसी प्रकार की अनुमति, स्वीकृति या सुविधा प्राप्त करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। पत्र के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 4। बढ़ते हैं अगली इकाई की ओर। इकाई 9 सरकारी पत्र। सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग या संस्थाओं को लिखे जाते हैं। सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली। सरकारी विभाग के सारे कार्य निम्नानुसार संयोजित किए जाते हैं। पहला, पत्र की पावती। प्रत्येक विभाग में जो भी पत्र आता है उसे सर्वप्रथम एक पावती रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। पावती लिपिक पंजीकरण के उपरांत पत्र को संबंधित अनुभाग अधिकारी के पास भिजवा देता है। अनुभाग अधिकारी समस्त पत्रों को संबंधित अधिकारी के पास ले जाता है, जो उनसे संबंधित निर्देश के साथ उन पर अपने लघु हस्ताक्षर कर देता है, जिससे कार्यालय के शब्दों में पत्र को मार्क करना कहा जाता है। 2. टिप्पणी। विभाग के अधिकारी द्वारा मार्क कर दिए जाने पर उस पत्र से संबंधित कार्यवाही शुरू हो जाती है। इसके लिए संबंधित लिपिक सर्वप्रथम एक नई फाइल तैयार करता है तथा विभाग की नोटशीट मिसल पर अपनी टिप्पणी अंकित करता है। इसमें पत्र का सारांश सभी तथ्यों, नियमों, नीतियों और इससे संबंधित पूर्व के निर्णयों का उल्लेख करता है। इस प्रकार टिप्पणी तैयार कर वह बाईं तरफ अपने हस्ताक्षर करता है और अनुभाग अधिकारी को सौंप देता है। अनुभाग अधिकारी लिपिक की टिप्पणी को पढ़कर अपनी ओर से टिप्पणी लिखकर उचित आदेश हेतु अधिकारी के पास मिसल भिजवा देता है। अधिकारी सभी बातों का अध्ययन कर अपने आदेश प्रदान कर मिसल को लौटा देता है। अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना में पत्र का जवाब तैयार किया जाता है और अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रश्नोत्तर भिजवा दिया जाता है। 3. नोटशीट की प्रक्रिया। टिप्पणी लिखने के लिए नोटशीट का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाईं तथा दाईं दोनों ओर हाशिए होते हैं। अ नोट शीट पर सर्वप्रथम कार्यालय या अनुभाग का नाम लिखा जाता है। ब पावती की दिनांक एवं क्रमांक का हवाला दिया जाता है। स टिप्पणी निम्न क्रम में लिखी जाती है। विषय, नियम, कार्यालय के पूर्व निर्णय और अंत में सुझावों को दिया जाता है। द नोट शीट पर अराजपत्रित अधिकारी बाईं तरफ हस्ताक्षर करते हैं तथा राजपत्रित अधिकारी उसके दाहिनी ओर हस्ताक्षर करते हैं। संबंधित अधिकारी के आदेश के अनुसार पत्र अंकित कर उसे प्रेषित कर दिया जाता है। सरकारी पत्र का प्रारूप। जब एक सरकार दूसरी राज्य सरकार को अथवा केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को अपने से संबद्ध या अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, सार्वजनिक निकायों तथा व्यक्तियों को विभिन्न विषयों से संबंधित पत्र लिखती है अथवा उत्तर देती है, तब उन्हें सरकारी या प्रशासकीय पत्र कहा जाता है। सरकारी पत्र का प्रारूप संबद्ध लिपिक या कार्यालय सहायक करता है। इस पत्र के कच्चे रूप को प्रारूपण या आलेखन या मसौदा तैयार करना कहा जाता है। इस प्रारूपण के आधार पर तैयार किए जाने वाले सरकारी पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला, पत्र शीर्ष। पत्र के सबसे ऊपर लिखने वाले विभाग का नाम छपा रहता है, जिस पत्र का शीर्ष या लेटर हेड कहा जाता है। 2. पत्र क्रमांक। विभाग के छपे हुए नाम के नीचे बाईं तरफ भेजे जाने वाले पत्र की संख्या लिखी जाती है। दाहिनी तरफ पत्र भेजे जाने की दिनांक लिखी जाती है। 3. प्रेषक। पत्र क्रमांक के नीचे बाईं तरफ प्रथम प्रेषक शब्द लिखकर पत्र भेजने वाले अधिकारी का पदनाम और विभाग का नाम लिखते हैं। 4. प्रेषित। प्रेषक के पदानुक्रम व पते के नीचे जिसे पत्र भेजा जा रहा है, प्रेषित शब्द लिखकर उसका पदनाम व विभाग का नाम लिखा जाता है। 5. तिथि और स्थान। प्रेषित के बाद उसके नीचे पद के दाहिनी ओर और किनारे पर स्थान और तिथि लिखी जाती है। पत्र का संक्षिप्त विषय संकेत, स्थान और तिथि निर्देश के उपरांत उसके नीचे पत्र के प्रायः मध्य में विषय का शीर्षक लिखा जाता है। 7. संबोधन। विषय शीर्षक के नीचे बाईं ओर हाशिए से थोड़ा हटकर महोदय या महोदया अथवा महानुभाव आदि संबोधन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। एक ही विभाग के अफसरों या विभाग के अनेक कार्यालयों के अफसरों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों में संबोधन नहीं दिया जाता है। पत्र का शुभारंभ। सरकारी पत्र में पत्र की मूल विषय सामग्री को विषय और संदर्भ का हवाला देते हुए शुरू किया जाता है। पत्र के प्रारंभ में संदर्भ या विषय का हवाला कई तरह से दिया जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। आपके पत्र संख्या जो भी है, दिनांक इतनी के संदर्भ में लेख है कि, फिर आगे लिखना है। जैसे दूसरा है, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो हमारे कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक के क्रम में सूचित किया जा रहा है कि आपके उपयुक्त पत्र के प्रत्युत्तर में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश जारी हुआ है कि, आगे जो भी है, मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये है उदाहरण कुछ। तो बढ़ते हैं आगे। 9वां, मूल विषय का प्रतिपादन। सरकारी पत्र के मूल विषय में सारी सामग्री व्यवस्थित ढंग से और बिंदुवार दी जाती है। इनमें विषय का पर्याप्त प्रमाणों के साथ स्पष्टीकरण दिया जाता है। 10. पत्र का समापन। सरकारी पत्रों में पत्र लेखक सहयोग, सदा, समादर, शुभकामना आदि का विश्वास दिलाते हुए भवदीय लिखकर पत्र समाप्त करता है। 11. हस्ताक्षर।
भवदीय के नीचे पत्र प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के नीचे पद नाम लिखा जाता है। 12 पृष्ठांकन। यदि सरकारी पत्र प्रेषित व्यक्ति के साथ अन्य विभागों को भी सूचनार्थ भेजा जाना हो तो प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित लिखकर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 लिखकर सभी विभागों के नाम पदनाम लिखे जाते हैं। इसके नीचे पुनः हस्ताक्षर कर पदनाम लिखा जाता है। 13 संलग्न। यदि पत्र के साथ अन्य कागजात या पूर्व पत्रों की फोटो प्रतियां भिजवानी हो तो संलग्न लिखकर उनका 1, 2, 3 आदि क्रम में विवरण दिया जाता है। संलग्न के नीचे हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। सरकारी पत्रों के विविध रूप। सरकारी पत्र कई तरह के होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख सरकारी पत्र ये हैं। पहला, कार्यालय ज्ञापन। इसका प्रयोग एक विभाग के अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा अधिकारियों के पास सामान्य सूचनाएं भेजने के लिए होता है। इसमें न तो संबोधन होता है न समापन सूचक शब्द होते हैं। यह पत्र सीधा विषय से शुरू होता है और पत्र समाप्ति पर सिर्फ हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसकी वाक्य रचना आदेशात्मक होती है। ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अभिवादन नहीं होता है। एक ही अनुच्छेद होता है। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है। प्रेषिती जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम व पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं। 2 अधिसूचना। जन साधारण से संबंधित वे सूचनाएं जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचना की भाषा आदेशात्मक या सूचनापरक होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होता। अधिसूचना उन सभी जानकारियों को विषय के रूप में प्रस्तुत करती है जिनकी जानकारी आम नागरिकों को दी जानी जरूरी है। अधिसूचना के नीचे संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर उनके पदनाम का उल्लेख किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के समाहार सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। 3 कार्यालय आदेश। किसी कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, दंड या अवकाश, स्वीकृति आदि की सूचना के निमित्त जारी किया गया पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। किसी विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों कर्मचारियों को किसी तरह का कोई अनुदेश या आदेश लेने के लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। इसकी भाषा पूर्ण रूपेण आदेशात्मक होती है। इसमें किसी तरह का कोई संबोधन नहीं रहता है। पत्र के अंत में दाईं तरफ अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। कार्यालय आदेश का मूल विषय स्पष्ट अक्षरों में उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। 4 परिपत्र। किसी विभाग के सभी अनुभागों, विभागीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अधीनस्थ विभागों को एक साथ कोई सूचना या आदेश देने के लिए परिपत्र लिखा जाता है। परिपत्र का प्रारूप ज्ञापन या कार्यालय पत्र जैसा होता है। हस्ताक्षर के नीचे बाईं तरफ बिंदुवार परिपत्र पाने वाले अधिकारियों, विभागों, संस्थाओं का उल्लेख किया जाता है। 5 विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। 6 निविदा। सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। अब पढ़ेंगे अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र भी एक सरकारी पत्र ही होता है, किंतु ये सरकारी पत्रों की तरह पूर्णतः औपचारिकताओं से भरे हुए नहीं होते हैं। इनमें से कुछ सरकारी पत्रों की औपचारिकताएं निभाई जाती है,
तो कुछ इसमें व्यक्तिगत पत्रों की तरह का भाव भी रहता है। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी अधिकारियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग तब किया जाता है जब कोई अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी अनिवार्य विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता है। जब किसी विभाग से बार बार पत्र लिखे जाने पर भी प्रत्युत्तर नहीं आता है, तब उस विभाग के अधिकारी के नाम अर्ध सरकारी पत्र लिखकर उसका ध्यान उस विषय की ओर खींच यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तिगत रुचि लेकर उस विषय पर कार्यवाही करवाए। अर्ध सरकारी पत्र का अनुक्रम। अर्ध सरकारी पत्र निम्नानुसार क्रमबद्ध किए जाते हैं। पहला, अर्ध सरकारी पत्र का क्रमांक। पत्र के ऊपर वाले बाएं हिस्से में क्रम संख्या, पत्र संख्या लिखकर किया जाता है। क्रमांक की ही सीध में दाहिनी ओर दिनांक लिखी जाती है। 3, आवश्यकता होने पर विषय भी लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में औपचारिक पत्रों से अलग हटकर संबोधन लिखा जाता है। यह संबोधन प्रेषक या प्रेषिती के निकट संबंधों का आभास देते हुए प्रिय श्री लिखकर उसका नाम भी लिखा जाता है तथा नाम के साथ ही आदर सूचक जी शब्द भी लिखा जाता है। 5, अर्ध सरकारी पत्रों के मध्य भाग को उत्तम पुरुष एक वचन अर्थात मैं, मुझे आदि से पत्र शुरू किया जाता है। जैसे मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो भी आप लिखना चाहें। पत्र का समापन आपका सहभागी, आपका विश्वास पात्र आदि से किया जाता है। उसके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। 7, सबसे नीचे बाईं तरफ प्रेषिती का नाम व पता लिखा जाता है। 8, यदि आवश्यक हो तो पत्र एवं लिफाफे के ऊपर गोपनीय शब्द भी लिखा जाता है, जिससे कि प्रेषिती को छोड़कर अन्य कोई इसे नहीं पढ़े। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? संबोधन, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। अधिसूचना, आलेखन का दूसरा नाम बताइए। प्रारूपण, उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा संक्षिप्त हो। इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र व्यवहार का प्रचलित रूप है? पृष्ठांकन, निम्नलिखित में से किस पत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं होता? स्मृति पत्र, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है। अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है औपचारिक भाषा। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? कार्यालयी पत्र। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? महोदय, विभिन्न घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? अभिवादन, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालय का नाम। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा गया पत्र। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में लिखा जाता है जिला अधिकारी को। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, अनुभव, संबद्ध विभाग, प्रभाग। सामान्य कार्यालयी पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? प्रेषक अधिकारी का नाम। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है? निमंत्रण पत्र। कार्यालयी पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? आडंबरपूर्ण भाषा शैली। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरकारी पत्र की है?
ये पत्र एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को लिखे जाते हैं। ये पत्र औपचारिकता से परिपूर्ण होते हैं। इन्हें शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहा जाता है। ये तीनों किसी सरकारी विभाग में पत्र आने पर उसे उसके आगे प्रेषित करने का क्रम होता है। पावती लिपिक, अनुभाग अधिकारी और संबंधित अधिकारी, किसके द्वारा पत्र पर संबंधित निर्देश के साथ लघु हस्ताक्षर किया जाना मार्क कहलाता है। संबंधित अधिकारी कार्यालय पत्र की नोट शीट पर अराजपत्रित अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करते हैं? बाईं ओर। सरकारी पत्र के शीर्ष पर क्या लिखा होता है? पत्र लिखने वाले विभाग का नाम। एक ही विभाग के अफसरों के मध्य लिखे जाने वाले सरकारी पत्रों में क्या अनुपस्थित होता है? संबोधन। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है? अधिसूचना। कार्यालय आदेश के बारे में सही कथन है। यह उच्च अधिकारी या उच्च विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ विभाग या कर्मचारी को जारी किया जाता है। इसमें किसी तरह का संबोधन नहीं होता है। पत्र के अंत में दाईं तरफ अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में असत्य कथन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न होने की स्थिति में लिखा जाता है अनुस्मारक। इनमें से किस प्रकार के पत्र में परिसमाप्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रस्ताव। सचिवालय को लिखे जाने वाले पत्र में किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? अन्य पुरुष। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र पर एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है। सबसे नीचे दाहिनी ओर। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव, उपसचिव। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र, गजट। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। विज्ञप्ति। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है कार्यालय आदेश। इस कार्यालय के मनोहर लाल शर्मा को गहन हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है। यह वाक्य इनमें से किस कार्यालय पत्र का थे? कार्यालय आदेश। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। विज्ञापन। 45 अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? पत्र पाने वाले का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं। विभिन्न वस्तुओं की नीलामी, सामान में क्रय विक्रय अथवा सार्वजनिक कार्य संपन्न करवाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन को क्या कहते हैं? निविदा सूचना। किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है।
प्रेस विज्ञप्ति। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? पत्र क्रमांक संख्या का। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठांकन। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? अधिसूचना। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, यह कथन गलत है। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है? परिपत्र। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? कार्यालय पत्र में। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक भाषा। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाना है उसे कहा जाता है प्रेषिती। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका। अर्थशास्त्रीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है प्रिय श्री रमेश। किस प्रकार का पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है? अर्धशासकीय पत्र। इनमें से कौन सा पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है? कार्यालय स्मृति पत्र। किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के हित में किसी आदेश प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना को कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में क्या नहीं हो सकता है? प्रेषक का नाम। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है अर्धशासकीय पत्र। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? दाईं ओर। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? स्थायी प्रलेख का। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है, यह कथन गलत है। और बाकी के कथन हैं जो सही हैं, तो देख लेते हैं उन कथनों को भी। अर्ध सरकारी पत्र के सही कथन है इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है। इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद नाम लिखा होता है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र की सही कथन है। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? अभिवादन। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में अभिवादन नहीं होता है।
अभिवादन एक घटक है जो कि नहीं होता है सरकारी पत्र के आवश्यक घटकों में। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा किसके लिए लिखी जाती है? सामान की आपूर्ति करवाना के लिए, कि अगर कोई किसी कार्यालय में है और जैसे स्कूल हो गए, स्कूल में जैसे बच्चों के लिए बेंच नहीं है बैठने के लिए, तो उसके लिए निविदा लिखी जा सकती है। सामान की नीलामी करने के लिए निविदा लिखी जा सकती है। और कुछ निर्माण कार्य करवाना हो, स्कूल की बिल्डिंग टूट गई हो, ऐसा कुछ करवाना हो या नया निर्माण कार्य करवाना हो, उसके लिए भी निविदा लिखी जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।